हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एजुकेशन की होने वाली है। और ये जो एजुकेशन है ये आपकी सेमेस्टर 1 की एजुकेशन है और इसमें मैं आपको 6 चैप्टर तक पूरी ही वीडियोज़ कवर करवा चुकी हूँ, यानी हमारे 6 चैप्टर पूरे ही कम्प्लीट हैं। आज हमारा 7 चैप्टर होने वाला है जिसमें हम ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 3 होने वाला है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से जाकर उन्हें चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 हमारा इस तरह से दिखता है एंड पार्ट 2 आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये वीडियोस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए, मैं जो आपको पढ़ाती हूँ वो डायरेक्ट बुक से पढ़ाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो बुक है ये हमारे सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 दोनों के लिए है और इसका जो नाम है वो है पर्यावरणीय विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत 1, यानी एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस 1। ये आपकी बुक का नाम है और इसी तरीके से आपको फ्रंट बुक देखने को मिलेगी जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आपकी NEP के अंतर्गत आती है। आई होप आपको अभी तक बुक्स मिल गई होंगी। अगर नहीं भी मिली है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है मैं आपको मिसगाइड कर दूंगी या कुछ और पढ़ा दूंगी। तो आप जेन्युइन तरीके से पढ़ सकते हैं, पूरा भरोसा इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी बुक है ये जेन्युइन बुक है और सोल द्वारा ही प्रोवाइड कराने वाली बुक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से फटाफट से एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतने सारे लाइक छुपा कर जाओगे कहाँ, तो इतने सारे लाइक छुपाना अच्छी बात नहीं होती। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी ही प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप सारी ही वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। एंड सारी वीडियोज़ को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अकेले अकेले पास होकर क्या फ़ायदा जब तक फ्रेंड्स पास ना हो। तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारी इकाई नंबर 7 यानी चैप्टर नंबर 7 है और इसका नाम है प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा संसाधन, जिसमें हम पर्टिकुलर ऊर्जा संसाधन की बात कर रहे थे, जो कि हमारे बहुत टाइप की ऊर्जा होती है, जिसमें हम मोस्टली फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो में कवर कर चुके थे और जो बाकी रह गया था अब हम उसे थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है ये हमारी पूरी ही ऊर्जा संसाधन के ऊपर डिपेंड होती है कि कितने टाइप के ऊर्जा संसाधन होते हैं, किस तरह से हम ऊर्जा संसाधन को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जहां हमने लास्ट छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो था हमारा भूतापीय ऊर्जा, जो कि हमारा 6 पॉइंट था। इससे पहले हम 5 पॉइंट्स कवर कर चुके थे कि किस टाइप की हमारी ऊर्जा होती है। अब हम भूतापीय ऊर्जा के बारे में चर्चा करने वाले थे कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। चलिए इसको देख लेते हैं। भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों से उत्पन्न होती है, यानी जो भूतापीय ऊर्जा होती है वो पृथ्वी के अंदर जो गर्म चट्टानें हैं उनसे उत्पन्न होती है। पृथ्वी की सतह के नीचे कई स्थानों पर उच्च तापमान और उच्च दाब वाले भाप क्षेत्र मौजूद हैं। चट्टानों के अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद रेडियोधर्मी पदार्थ विघटन प्रक्रियाओं के माध्यम से इस गर्मी को उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा भाप या गर्म जल के रूप में या तो पृथ्वी की सतह से या दरारों के माध्यम से प्राकृतिक गीजर के रूप में जमीन पर निकलती है। यानी देखिए, जो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी ऐसी गैसें हैं या ये कहें जो गर्म चट्टानें हैं, उनकी वजह से भाप की तरह ये निकलती है और ये पृथ्वी की जो सतह है उस पर एक गर्म गीजर की तरह निकलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि या तो ये भाप के रूप में दिखाई देती है या फिर एक गर्म गीजर के रूप में हम इसे कह सकते हैं। जैसे मणिकरण, कुल्लू और सोहाना हरियाणा में, यानी देखिए ये जो है मणिकरण, कुल्लू और सोहाना हरियाणा में देखी जा सकती है। इस ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। इसे कृत्रिम रूप से गर्म चट्टानों तक सुराख करके भाप या गर्म जल को उच्च दबाव पर पाइपों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। यानी इसको जो निकाला जाता है वो चट्टानों में सुराख कर भाप के रूप में निकाला जाता है, या फिर ये कहें गर्म जो जल होता है उसकी रूप में इसे निकाला जाता है, जो कि पाइपों में छेद करके निकाला जाता है। पाइपों में लगे जनरेटर के टरबाइन घूमते हैं, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है और जिसकी वजह से पाइपों में लगे जो टरबाइन होते हैं वो घूमते हैं और विद्युत उत्पन्न हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और न्यूजीलैंड में कई भूतापीय संयंत्र सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं और इसका उदाहरण आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और न्यूजीलैंड में लिख सकते हैं, जो कि वहाँ पर भूतापीय जो संयंत्र हैं वो सफलतापूर्वक यानी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे भूतापीय जो ऊर्जा होती है इसके क्या लाभ होते हैं। तो इसके लाभ में आप पहले लिख सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा का बार बार उपयोग और पुनः उपयोग किया जा सकता है।
इस प्रकार यह एक आजीवन ऊर्जा संसाधन है। यानी देखिए जो भूतापीय ऊर्जा होती है उसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, इसी वजह से हम कह सकते हैं ये आजीवन चलने वाली ऊर्जा है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भूतापीय ऊर्जा सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में से एक है, क्योंकि इससे विद्युत पैदा करने के लिए जीवाश्म ईंधन को नहीं जलाया जाता है, और ये जो है ये स्वच्छ है, इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए हमें कोई भी ईंधन जलाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ये प्रदूषण नहीं करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं उच्च ताप स्रोत पृथ्वी के कोर से आने वाली ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है, जिससे भूतापीय संयंत्रों से विद्युत उत्पन्न करने की शक्ति मिलती है। यानी जो हमारे उच्च ताप वाले स्रोत होते हैं पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के कोर में, देखिए पृथ्वी जो होती है उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। पृथ्वी की जितनी भी सतह हैं या ये कहें जितनी भी लेयर हैं उनको अलग अलग रूप में बांटा जाता है, तो सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसी को कोर कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो कोर होता है उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो शक्ति है वो बनती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके नुकसान कि इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो इसके नुकसान में आप पहला लिख सकते हैं भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक अच्छी जगह खोजने की जरूरत है जहां निरंतर और पर्याप्त मात्रा में गर्म भाप मौजूद हो। इसीलिए भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सभी क्षेत्र उपयुक्त नहीं है। यानी देखिए जो भूतापीय ऊर्जा है ऐसा नहीं है वो हर जगह मौजूद हो, नहीं, उसको पर्टिकुलर एक जगह पर ही ये मौजूद होती है और उसको वहीं प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है हम अपने घरों में भूतापीय ऊर्जा निकालने लग जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे घरों की जो ज़मीन है वो उबलती नहीं है, वहाँ पर जो गर्मी है वो थोड़ी कम है। लेकिन अगर आप हिल्स वगैरह या फिर पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो वहाँ आपके ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है, ऐसी पर्यावरण देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए इसको पाने के लिए एक पर्टिकुलर जगह की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप हम देखेंगे भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता है और इसको लगाने के लिए बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत है। यानी बड़ी पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा पैसे इसमें लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भूतापीय साइट को अंतिम रूप देने के लिए डीलिंग और परीक्षण की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत धन की आवश्यकता होती है। यानी देखिए अगर हम भूतापीय संयंत्र जो होता है उसे लगा रहे हैं तो अंतिम रूप देने के लिए हमें डीलिंग और परीक्षण की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा धन खर्च हो जाता है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं ये जो है बहुत खर्चीला उद्योग या ये जो है बहुत ज़्यादा खर्चीली ऊर्जा के रूप में हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे बायोमास ऊर्जा। जो हमारी बायोमास ऊर्जा होती है अब हम इसे देखेंगे। जो बायोमास होती है वो मेनली जो खराब चीजें होती हैं उनसे उत्पन्न हो जाती है। किस तरह से, चलिए देखते हैं। पौधे और जानवरों द्वारा निर्मित जैव या कार्बनिक पदार्थ जिसमें कृषि अपशिष्ट, फसल अवशिष्ट, लकड़ी, खाद, मवेशियों का गोबर, सवेज आदि शामिल है, वो बायोमास ऊर्जा कहा जाता है। यानी देखिए ये जो है जैसे अभी मैंने बताया ये खराब चीज़ों से बनती है, जैसे कि कृषि के अवशिष्ट हो गए, फलों के अवशिष्ट यानी जो सड़े वड़े फल हो गए इस टाइप से, और जो हमारे मवेशी होते हैं, जानवर वगैरह होते हैं, उनका जो गोबर होता है उससे ये बनाया जाता है, इसीलिए इसे बायोमास ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बायोमास ऊर्जा को आगे देखेंगे। अब देखिए बायोमास ऊर्जा जो होती है वो कई प्रकार की होती है, क्योंकि देखिए हर प्रकार की जो बायोमास ऊर्जा है उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, जो कि हम इस प्रकार देखने वाले हैं। इसमें पहला जो आप प्रकार लिख सकते हैं वो होता है हमारा कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट बायोमास। यानी जो कृषि और उद्योग से अपशिष्ट मिलते हैं उनसे जो बायोमास गैस बनाई जाती है उसको देख लेते हैं। कृषि फसल अवशिष्ट, खोई, मूंगफली के छिलके, कपास के डंठल, नारियल के खोल आदि कुछ सामान्य कृषि अपशिष्ट हैं जिसे जलाने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी देखिए अगर हम कृषि के अपशिष्ट की बात करें तो हम खोई लिख सकते हैं। खोई जो होती है वो गन्ने का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको हम चूस कर फेंक देते हैं उसी को खोई कहा जाता है। अगर आप गाँवों में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि खोई क्या होता है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं जो गन्ना होता है उसका जो बाहरी पार्ट होता है या फिर ये कहें जिसको हम चूस कर फेंक देते हैं उसी को खोई कहा जाता है। जो हमारी मूंगफली होती हैं उनके छिलके हो गए, कपास के डंडे यानी जो कपास उगती है उसके जो नीचे वाला सिरा होता है उसकी डंडियाँ हो गई, और नारियल के छिलके हो गए, इन सभी को हम कृषि अपशिष्ट के रूप में लिख सकते हैं, जिनके जलाने से हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। मत्स्य पालन और कुकुर अपशिष्ट, पशु गोबर और यहाँ तक कि मानव कचरा भी बायोमास ऊर्जा के उदाहरण है। यानी देखिए जो हमारे मत्स्य पालन हो गए और जो हमारे कुकुर यानी जो मुर्गी बच्चे पालन हो गए, इन सभी का जो मल है या फिर ये कहें इन सभी का जो कचरा है और मानव का जो कचरा है, इन सभी से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ब्राजील में 30% विद्युत खोई ही जलाने से पैदा होती है और ग्रामीण भारत में जानवरों के गोबर के
गोबर के उपलों का उपयोग जलाकर गर्मी पैदा करने के लिए किया जाता है। यानी ब्राज़ील का अगर हम उदाहरण लें तो वहाँ खोई जलाकर 30% ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में जो हमारे पशु होते हैं उनका जो गोबर होता है उनके उपले बनाए जाते हैं। यानी गोबर को सुखाकर मतलब गोल सा बना लेते हैं और उसको उपला कहा जाता है। फिर उसको जलाकर जो ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं लोग, ऐसे भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। कृषि अपशिष्ट पशुओं के गोबर के केक और लकड़ी का उपयोग लगभग 80% ग्रामीण ताप ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। और 80% ग्रामीण जो ताप ऊर्जा होती है उसको प्राप्त करने के लिए पशुओं के जो गोबर होता है उसको यूज किया जाता है और लकड़ी वगैरह का यूज किया जाता है। खुली भट्टी जिन्हें चूल्हा कहा जाता है, जिसकी दक्षता 8% कम होती है, जो आमतौर पर धुआं पैदा करता है। और जो खुली भट्टी होती है जैसे कि चूल्हा, जो आपके घर में अगर आप गाँवों में रहे होंगे तो आपको पता होगा कि चूल्हे पर ही रोटियां वगैरह बनाई जाती हैं और उसी में हम इस विद्युत का उपयोग करते हैं। जानवरों के कचरे और पौधों के अवशिष्ट के दहन से बहुत अधिक धुआं पैदा होता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो जानवरों का मल होता है, यानी जो जानवरों का गोबर होता है और ये कहें जो हमारे पेड़ पौधों के अवशिष्ट होते हैं, उनके जलाने से बहुत ज़्यादा अधिक धुआं होता है और अवशिष्ट अवशेषों के रूप में बहुत अधिक राख पैदा करता है। और जब ये जल जाता है तो बहुत सारी राख भी पैदा करता है। जब हम गोबर को जलाते हैं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए बायोमास को जैव ईंधन या बायोगैस में बदलने की सलाह दी जाती है। और देखिए, जब हम जो गोबर वगैरह है उसको जलाते हैं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो गैसें होती हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। इसीलिए बायोगैस का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो सेकंड हमारा प्रकार है वो है ऊर्जा वृक्षारोपण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य ऊर्जा की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा बायोमास ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी देखिए, आपने भी सुना होगा जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो वही जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे होते हैं वही ऑटोमेटिकली हमारी बायोमास में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा वृक्षारोपण के उदाहरण है। अब ऊर्जा वृक्षारोपण के उदाहरण में आप लिख सकते हैं गन्ना, चुकंदर, मीठा ज्वार और जलीय खरपतवार जैसे जलकुंभी और समुद्री खरपतवार और कार्बोहाइड्रेट युक्त आलू, अनाज और तेजी से बढ़ने वाले पेड़ जैसे चिनार, कार्टनवुड और ल्यूकेना, ल्यूकोस्फेला गैर काटिए जड़िए बूटी घास हैं। यानी इन सभी को आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं ऊर्जा वृक्षारोपण में। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें प्रकार लिख सकते हैं पैटो फसलें। अब पैटो फसलें कौन कौन सी होती हैं? देखिए, कुछ पौधे या शैवाल हाइड्रोकार्बन से भरपूर होते हैं और उच्च तापमान और दबाव में तेल जैसे पदार्थ पैदा करते हैं। यानी कुछ पौधे और शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन जो होता है वो भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से वो तेल जैसी चीजें पैदा करते हैं। यह तेलीय पदार्थ वास्तव में ऊर्जा के एक स्वाभाविक स्रोत होते हैं। इसे या तो गैसोलीन बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है या इसे सीधे डीजल इंजनों में जलाया जा सकता है। ऐसी पेट्रोल फसलों का उदाहरण ताड़ के तेल और यूफोरबिया जैसे पौधे होते हैं। इनके उदाहरण में ये सभी इनके उदाहरण हो जाते हैं। यानी जो हमारे पेट्रो फसलें हैं उसके अंतर्गत आप इनका उदाहरण लिख सकते हैं। अब देखेंगे इसका लाभ क्या होता है। ठीक है, इसके लाभ में आप पहले लिख सकते हैं अवशिष्ट या बेकार पदार्थ सामग्रियों का उपयोग हो जाता है, जो कि अभी हमने देखा। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं ईंधन उत्पादन का लागत कम होता है, क्योंकि जो ईंधन होता है वो अवशिष्ट होता है, यानी बेकार ईंधन होता है, तो इसमें ईंधन जो लागत होती है वो कम होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बायोमास जीवाश्म ईंधन की तरह अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उत्सर्जन नहीं करती। यानी जो बायोमास गैसें होती हैं वो CO2 नहीं उत्सर्जित करती, नहीं बनाती, या ये कहें नहीं निकालती, तो इस वजह से ये प्रकृति को नुकसान भी नहीं देती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विद्युत पैदा करने के लिए बायोमास का उपयोग विभिन्न प्रकार की ईंधन के निर्माण के लिए किया जा सकता है। यानी विभिन्न प्रकार के ईंधनों में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बायो ऊर्जा अवशिष्ट पदार्थों के निस्तारण लागत को कम करने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं इसके परिणाम स्वरूप लैंडफिल का जीवन बढ़ जाता है। यानी जो इसका परिणाम होता है वो लैंडफिल का जो जीवन होता है उसको बढ़ा देता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखें बायोमास ईंधन उत्पादन के नकारात्मक लागत होती है, इसीलिए इसमें
अपशिष्ट उत्पादन का उपयोग किया जाता है, यानी जो बेकार चीजें होती हैं उनका उपयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बायोमास ऊर्जा के उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता की कमी होती है, यानी ये जो है ये जीवाश्म ईंधनों पर कम निर्भर होता है। अब देखेंगे हम इसके नुकसान कि इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो नुकसान में पहला आप लिख सकते हैं बायोमास ऊर्जा के उत्पादन में मुख्य समस्याएं पर्याप्त मात्रा में ईंधन एकत्रित करना, यानी जो जितना हमें ईंधन चाहिए उसको इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अपशिष्ट होता है, इसको हम खरीद या बेच तो सकते नहीं है, हमें ढूंढना ही पड़ता है, तो ये एक समस्या हो जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं ये हमेशा उपलब्ध नहीं रहता और हमेशा ही अपशिष्ट रहे, हमेशा ही जो खराब चीज़ें हैं वो मौजूद रहें, ये भी तो ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं इससे वायु प्रदूषण पैदा करने वाली ग्रीन हाउस गैसों का प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है और जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो भी निकलती हैं, तो ये पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन। जो हमारे गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किस तरह से गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं, चलिए देखते हैं। जीवाश्म ईंधन में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन होता है। जीवाश्म ईंधन में मृत कार्बनिक पदार्थ का भंडार शामिल होता है, इसे बनने में सदियां लग जाती हैं। ऊर्जा प्रावधान के लिए जीवाश्म ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसें। यानी देखिए अगर हम जीवाश्म ईंधनों की बात करें तो इनको बनने में करोड़ों लाखों वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि ये जीवाश्मों की जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनसे बनते हैं। और इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं कोयला और तेल हो गया, और जो हमारी प्राकृतिक गैसें हो गई। देखिए जो कोयला होता है वो हमारे पेड़ों से बनता है, पेड़ों से भी ऐसे बनता है जो लाखों करोड़ों साल पहले दब गए थे, उनसे बनेगा। तेल भी ऐसे ही लाखों करोड़ों साल बाद बनता है, और प्राकृतिक गैसें में भी बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाती हैं, इसीलिए हम इन्हें गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। आई होप आपको ये सारी ही चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड अगर अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर अब हम देख लेते हैं जीवाश्म ईंधन और बायोगैस की ऊर्जा की मात्रा, यानी जो हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं और बायोगैस की जो ऊर्जा की मात्रा होती है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोयले को। ठीक है, जो कोयला होता है वो किस तरह से बनता है। लगभग 255 और 350 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनेफेरस युग के दौरान पृथ्वी के गर्म नम क्षेत्रों में कोयले का निर्माण हुआ था। यानी देखिए अगर हम बात करें आज से तो लगभग 255 या 350 मिलियन वर्ष पहले जो कोयला था उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, इस काल में जो पेड़ पौधे और जीव जंतु नदियों और दलदलों के किनारे जीवित दब गए या उनकी मृत्यु के बाद मिट्टी में दब गए और अत्यधिक दाब और ताप के कारण धीरे धीरे लाखों वर्षों की अवधि में पीट और कोयले में परिवर्तित हो गए। यानी ये जो है ये बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे कि जो नदियाँ हो गई और जो हमारी दलदलें हो गई, उनके पास में जो जीव रहते थे या ये कहें जो मनुष्य या फिर जानवर थे और जो पेड़ पौधे थे वो पृथ्वी के अंदर दब गए, यानी भूकंप वगैरह आया और वो दब गए। तो उसके बाद में वो लाखों करोड़ों वर्ष बाद, यानी उसमें जब ताप पड़ा और जो धीरे धीरे उस ताप से वो पीठ के रूप में बदल गए। ठीक है, वनस्पति जो आंशिक रूप से विघटित हो गई थी और तलघटी वातावरण में गहराई से दब गई थी, धीरे धीरे ठोस भंगुर कार्बन युक्त चट्टानों में परिवर्तित हो गई, जिसे आमतौर पर कोयले के रूप में जाना जाता है। यानी ये धीरे धीरे प्रोसेस, जो हमारी पीठ थी वो धीरे धीरे दब गई अंदर और वो धीरे धीरे क्या हो गई, ठोस हो गई, कार्बन युक्त चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसे हम आज कोयले के रूप में जानते हैं या उसे आज हम कोयला कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे खपत की वर्तमान दर के अनुसार कोयले के भंडार अगले 200 वर्ष तक रहने की संभावना है, और यदि उपयोग की दर प्रतिशत 2% बढ़ जाती है तो यह अगले 65 वर्षों के भीतर खत्म हो जाएगा। यानी देखिए अगर हम खपत की बात करें, कोयले की खपत के भंडारों की बात करें तो वो 200 वर्ष तक चल सकता है, लेकिन अगर इसकी मांग में 2% भी बढ़ोतरी हुई तो वो 200 वर्ष से घटकर 65 वर्ष ही रह जाएगा। ठीक है, अब हम विभिन्न प्रकार के कोयले देखेंगे। देखिए ये जो हमारे कोयले होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोयले जो है वो सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं, नहीं, कोयले के भी 4 टाइप होते हैं। ठीक है,
जैसे कि आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर होता है वो 90 to 98% जो होता है वो अच्छा होता है। फिर सेकंड वाला जो होता है वो 70 to 90% अच्छा होता है, यानी कार्बन होता है उसमें। और जो थर्ड वाला होता है उसमें 75 to 83% कार्बन होता है और लास्ट वाले में 60 to 70% कार्बन होता है। ये ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ये प्रतिशत होती है, ये प्रतिशत नमी होती है, ये हमारा कैलोरी मान होता है जो कोयलों के अंतर्गत होता है। ओके, एंड इस चार्ट पेपर को देखने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ जितनी भी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स होती हैं वीडियो के साथ में वो भी अपलोड कर देती हूँ, वो भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आपकी स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे कोयले के भंडार देश में असमान रूप से वितरित है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कोयले की बड़ी भंडार है। यानी अगर हम अपने ही देश की बात करें तो झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और उड़ीसा हो गया, यहाँ बहुत सारे कोयले के भंडार देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित मध्य भारत में कुल कोयले का 22% कोयला भंडार है। अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यही 22% कोयला भंडार हमें मिल जाता है। भारतीय कोयले को ऊष्मा उत्पादन के मामले में अच्छा कोयला नहीं माना जाता, क्योंकि जो भारतीय कोयला होता है वो बहुत ज़्यादा ऊष्मा प्रदान नहीं कर पाता, इसीलिए इसे अच्छा नहीं माना जाता। भारत में दुनिया की कुल कोयले का लगभग 5% हिस्सा है। यानी अगर पूरी दुनिया के कोयले की बात करें तो सिर्फ 5% हिस्सा हमारे भारत के पास है। बकोरो, झिरिया, रानीगंज, गोदावरी घाटी और सिंगरौली भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। यानी यहाँ पर हम भारत का जो प्रमुख कोयले क्षेत्र हैं उनके रूप में आप इनका उदाहरण लिख सकते हैं। एंथ्रोसाइट कोयला भारत में केवल जम्मू और कश्मीर राज्य में पाया जाता है, और जो एंथ्रोसाइट कोयला होता है वो सिर्फ भारत के जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। और देखिए जो एंथ्रोसाइट होता है वो सबसे उच्च वाली श्रेणी का होता है, यानी सबसे अच्छा जो कोयला है वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर में भारत में पाया जाता है। अब हम देखेंगे पिट को। पिट को कोयले का अग्रदूत कहा जा सकता है, क्योंकि पहले पिट बनता है फिर उसके बाद में कोयला बनता है। ये एक नरम कार्बनिक पदार्थ होता है, क्योंकि देखिए जो पिट होता है वो एक नरम कार्बनिक पदार्थ होता है, बल्कि और जो कोयला होता है वो हार्ड होता है। तो पहले पिट बनता है फिर बाद में कोयला बनता है। उच्च दाब और ताप के संपर्क में आने पर पिट कोयला बन जाता है। यानी जब उच्च दाब और उच्च तापमान पड़ता है तो पिट जो होता है वो कोयले में परिवर्तित हो जाता है। पिट 60% कार्बनिक पदार्थ आमतौर पर दलदल या दलदल में पाए जाने वाले फॉर्म और वनस्पतियों से बना जाता है। यानी जो पिट होता है वो मोस्टली जो दलदल में पाए जाने वाले फॉर्म और वनस्पति होते हैं उनसे बनता है। इसमें 55 to 60% कार्बन और 30 और 35% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। नमी की मात्रा भी अधिक होती है। पिट का ऊष्मीय मान 5400 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे बायोगैस कि बायोगैस किस तरह से बनती है। चलिए बायोगैस को देख लेते हैं। बायोगैस का कैलोरी मान लगभग 5000 से 5500 किलो कैलोरी प्रति किलो होता है, और प्राकृतिक गैसों का कैलोरी मान लगभग 13 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसके लाभ कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं। पहला आप लाभ लिख सकते हैं, कोयला एक रेडीमेड, आजमाया और परखा हुआ ईंधन है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, इसे एक खदानों से निकालना और ऊर्जा में परिवर्तित करने की लागत खर्च अपेक्षाकृत सस्ती होती है। यानी इसकी जो खर्च होती है या ये कहें इसको निकालना और इसका यूज करना बहुत ज्यादा कम खर्चीला होता है, तो ये सस्ते में हो जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, कोयला पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में है। तेल या गैस की तुलना में कोयले की आपूर्ति अधिक समय तक चलेगी। यानी अगर हम कहें कोयला जो है वो प्रचुर मात्रा में है और तेल और जो गैसेज हैं उनसे ज्यादा ही है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, एक ही स्थान पर अत्यधिक मात्रा में विद्युत पैदा करने की क्षमता कोयले में होती है। यानी एक ही स्थान पर ये बहुत ज्यादा विद्युत पैदा कर देता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, कोयले की ऊष्मीय मान अधिक होता है। यानी जो कोयला की ऊष्मीय मान होता है बहुत ज्यादा अधिक होता है। जैसे कि आप सभी ने भी देखा होगा सर्दियों में लोग जो है वो आग जला के बैठ जाते हैं आसपास में, तो देखिए जो आसपास के लोग होते हैं वो सब गर्म फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? क्योंकि जो कोयला होता है उसका जो ऊष्मीय मान होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सबको ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, पूरी दुनिया को ऊर्जा आपूर्ति करने की विशाल क्षमता कोयले के पास है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा आपूर्ति के लिए आधारभूत संरचना पूरी तरह से विकसित
होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं तरल या गैसीय जीवाश्म ईंधन का परिवहन आसानी से संभव होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विद्युत का उत्पादन एक साधारण दहन प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कोयला अन्य ईंधन की तुलना में अत्यधिक स्थिर प्रकृति होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा की तुलना में कोयला सस्ता स्रोत होता है। यानी अगर हम गैर परंपरागत ऊर्जा की तुलना में कोयले को देखें तो ये एक सस्ता स्रोत हो जाता है। आई होप आपको सारे ही इसके लाभ पता चल गए होंगे। अब हम देखेंगे इसकी हानियां कि इसकी हानियां क्या क्या होती हैं। देखिए सभी की हानि और लाभ दे रखे हैं, इसका मतलब आपको सभी के हानि और लाभ पता होने चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देख लेते हैं। इसकी हानि में पहला आप लिख सकते हैं अत्यधिक दोहन के कारण उनकी काफ़ी कमी होती है। यानी अगर हम इनका यूज़ बार बार बहुत ज़्यादा करते हैं तो इनमें काफ़ी कमी आ जाती है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो अम्लीय वर्षा का कारण है। यानी देखिए जब भी हम इनका यूज़ करते हैं तो ये जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड को निकालते हैं जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं खदानों से कोयला निकालने की परिस्थितिक संतुलन को खतरा होता है और भूकंप का कारण भी हो सकता है। यानी ये जो है ये परिस्थिति की संतुलन जो होता है उसको बिगाड़ देता है और भूकंप जैसी स्थिति को पैदा कर देता है जब हम खदानों में से कोयला निकाल रहे होते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं जीवाश्म ईंधन के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि आपको भी पता है जीवाश्म ईंधन 1 या 2 साल में नहीं बनते, इन्हें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कोयला जलाने से ग्रीन हाउस गैसें सहित अन्य वायुमंडलीय प्रदूषण उत्सर्जन होता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। यानी जब हम कोयला जलाते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन होता है, वो निकलती हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कोयले की सीमित आपूर्ति। यानी जो कोयला होता है वो एक सीमित संसाधन है, वो असीमित नहीं है, वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। तो कोयला जो है वो एक सीमित आपूर्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पर्यावरणीय रूप से कोयले के खनन से भूमि के विस्तृत क्षेत्रों का नुकसान होता है। कोयला खनन को दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक माना जाता है। नहीं देखिए कोयला खनन जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल कार्य है जिसकी वजह से इसे पूरी दुनिया का सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे पेट्रोलियम को देख लेते हैं। पेट्रोलियम को विद्युत स्तर पर अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है। यानी अगर हम पेट्रोलियम को देखें तो ये वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था की एक जीवन रेखा है क्योंकि देखिए अगर पेट्रोल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो ठप होती हुई हमें दिखाई देगी। और यह कोयले से भी अधिक स्वच्छ है और ये कोयले से तो ज्यादा ही स्वच्छ है क्योंकि जितना कोयला पॉल्यूशन करता है उससे तो ये कम ही करता है। कुछ पेट्रोलियम भंडार 67% दुनिया के 13 देशों तक सीमित है। यानी कुछ जो पेट्रोलियम भंडार है वो सिर्फ 67% दुनिया के सिर्फ 13 देशों तक ही ये सीमित, जो एक साथ ओपेक यानी पेट्रोल निर्माता देश का संगठन बनाते हैं। यानी कुछ 13 देश ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा असीमित पेट्रोल है जो कि ओपेक बनाते हैं। ओपेक का मतलब है पेट्रोलियम निर्माण देशों का संगठन, यानी इसको ही ओपेक कहा जाता है जो कि कुछ देशों के पास है। सऊदी अरब के पास तेल भंडार है जिसमें से एक सऊदी अरब भी है जिसके पास पूरा ही तेल भंडार है। यानी पूरा 25% हिस्सा जो है वो सऊदी अरब के पास है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं गुजरात की खाड़ी के आसपास में तेल क्षेत्र स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मुंबई के उत्तर पश्चिम में 167 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाराष्ट्र के महाद्वीपीय शैल पर बम्बे हाई में तेल की खोज है। यानी देखिए सबसे ऊंची जो खोज है हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में है, वो बम्बे हाई में सबसे ऊंची खोज है। हाल ही में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी और महानदी के डेल्टा तटों के अपतटीय क्षेत्रों में भी तेल पाया गया है। यानी अगर हम हाल ही की बात करें तो गोदावरी हो गया, कृष्ण नदी हो गया, कावेरी हो गया और महानदी के जहां ये चारों ही नदियां डेल्टा बनाती हैं वहां पर भी हमने तेल के अवशिष्ट पाए हैं। भारत में तेल की संभावनाएं कोयले जितने अधिक नहीं है। यानी भारत में जितना कोयला है उतना तेल नहीं पाया जाता है, लेकिन मांग बहुत अधिक है और मांग जो है वो बहुत ज्यादा अधिक है और देश को ओपेक देशों से उच्च दरों पर तेल आयात करना पड़ता है। अब देखिए भारत में इतना तो तेल नहीं है तो इसकी आपूर्ति करने के लिए जो ओपेक देश हैं, यानी ओपेक देश कौन से हैं जो कि अभी मैंने बताया, यहाँ पर कुछ 13 देश हैं जिन्हें ओपेक कहा जाता है।
उन्हीं से भारत जो है वो तेल का निर्यात करता है और अपनी जो आवश्यकता है उसको पूरी करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक गैसें, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको अभी तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्राकृतिक गैसों के ऊपर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगी। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कनेक्टिविटी बना सकते हैं। एंड मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।